नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर यूपी के बरेली जिले से। यूपी के बरेली जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। फैजाने नियाजिया वेलफेयर सोसाइटी के बानी डॉक्टर कमाल मियां नियाजी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और कहा कि सरकार ने जो मुहर्रम दारी को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए तख्त और इमाम बाड़े सजाने की अनुमति, घरों पर मजलिस की अनुमति, लंगर की अनुमति, अशरे के दिन ताजिया दफन करने की अनुमति दी जाए। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है डीएम साहब के ज़रिए। हमारी मांग है, देखिए मुहर्रम आ गए हैं, अब कल परसों शुरू इंशाल्लाह होने वाले हैं। मुहर्रम जैसे आप लोग जानते हैं गमी का त्यौहार है, गम का महीना है। तमाम दुनिया में इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है। हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मनाते हैं। बल्कि एक हिंदू शायर ये भी कहता है कि इस कदर रोया हूँ यारों मैं गमे शब्बीर में, इस कदर रोया हूँ यारों मैं गमे शब्बीर में, मैं तो हिंदू ही रहा आँखें हुसैनी हो गईं। तो इमाम हुसैन को तो सब मानते हैं, हर आँख नम होती है, क्योंकि इमाम हुसैन की जो शहादत हुई है आज तक दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। आपने 72 साथियों के साथ 6 महीने के बच्चे से लेकर 85 साल की ज़ईफ़ तक आपने करबला में हक़ और इंसाफ और जुल्म और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ शहादत पेश करी और जुल्म के और ज़ाती और झूठ के आगे सर नहीं झुकाया। तो हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन आई है कि मुहर्रमदारी को आप ऐसा करें, तो ये देखिए ये ऐसा है नहीं। हमने सारे सब जगह गवर्नमेंट का ताउन दिया है, सहयोग किया है। हमने रमज़ान की नमाज़ें नहीं पढ़ी मस्जिदों में, रमज़ान के जुमे नहीं पढ़े जिसकी बड़ी अहमियत है, अलविदा नहीं किया, ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी, ईद नहीं मनाई, बकरीद नहीं मनाई, शब-ए-रात नहीं मनाई, हमने सारे कर दिए। लेकिन अब हम गवर्नमेंट से का ताउन हम करते आए और सब खानकाहों से ताउन हो ही रहा है। खानका नियाज़िया से ख़ास तौर से उर्स नहीं मनाए हमने, अपनी कव्वालियाँ नहीं होनी थी, जैसे गवर्नमेंट ने कहा उसका पूरा किया। तो गवर्नमेंट को भी हमारे मांग पर सोचना चाहिए कि ये मुहर्रम है, इसे कुछ कंडीशनल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर और कुछ शर्तों के साथ लोगों को मुहर्रमदारी मनाने का मौका दें। बात ये है कि इमाम बाड़ों में तख़त सजें, नहीं निकल रहा है, लेकिन इमाम बाड़ों में तो तख़त सजें, नज़र नियाज हो, मजलिसें हों। और 10 मुहर्रम को देखिए करबला जाके आदमी दफन करता है ताज़िया, 4-5 लोगों के साथ उनको इजाज़त दी जाए कि वो जाके दफन करें। आप एक बात समझ लें, आप तो खुद समझदार हैं कि जब आदमी मरता है, कितना ही कोरोना का चला जिस वक्त बिल्कुल पीक पे था, उस वक्त भी अगर किसी की डेथ होती थी तो 15-20 लोगों के साथ तदफीन करने से जाना पड़ता था। नहीं, ऐसे इमाम हुसैन का है, यही मुसलमानों का मानना। इमाम हुसैन की शहादत जो है समझ लिए एक सबक है हमारा, क्योंकि उन्होंने कहा इस्लाम के दामन में बस 2 ही चीज़ें हैं, एक नाराए तकबीरी, एक ज़रब यदुल्लाही। तो देखिए इमाम हुसैन का गम जो है, और रसूल अल्लाह के नवासे थे, इंसानियत की खातिर आपने शहादत पेश करी। तो हमें गवर्नमेंट से उम्मीद है गवर्नमेंट हमारी इस बात पर संजीदगी से गौर करेगी और हमें इजाज़त देगी, कुछ शर्तों के साथ दें। ये हम सब लोग मांग कर रहे हैं, यहाँ बहुत मुस्तकिल लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और देखिए क्या होता है। हमें उम्मीद है गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है सेकुलर स्टेट है, हम चाहते हैं धर्मनिरपेक्ष छवि इसकी बरकरार रहे कि देखिए ये दिया और मुसलमान ताउन कर रहे हैं और ताउन करेंगे। अगर जो गाइडलाइन आएगी WHO की है उसका हम पाबंदी करेंगे। शरबत का है, कह दिया सील बोतल होंगी, सब चीज़ होगी, और जो गवर्नमेंट कह रहा है उसको मांग रहे हैं। तो ये हमारी मांग है कि ये इनके साथ हमें मुहर्रम आज़ादारी। देखिए मुसलमानों का सबसे बड़ा गम का महीना है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये ज़िंदगी है, हयात है इंसानियत की भी और उसकी भी, सच्चाई की भी। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के द्वारा जनपद के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिस तरह जनपद में अपराध के रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के संबंध में चर्चा की गई,
यह भी बताया गया कि प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा आम जनमानस की समस्याओं के निवारण हेतु संकल्पबद्ध होकर प्रतिबद्धता से कार्य किया जाएगा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की रिपोर्ट द्वारा। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के रूप में अपना चार्ज ग्रहण किया गया है। आज एक थाने का निरीक्षण किया गया, एक घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया। 3 चीज़ें हैं जो प्राथमिकता पे हैं, जो मेरे प्रायोरिटी एरिया हैं, शासन की मंशा भी है। नंबर 1, जन शिकायतों का निस्तारण, जिसमें जो पब्लिक थाने पे आ रही है उसकी बेहतर तरीके से सुनवाई हो, व्यवहार उनके साथ अच्छा हो। गरीब आदमी के साथ, खासकर जो गरीब तबका है उनके साथ व्यवहार उच्च कोटि का हर एक पुलिसकर्मी का हर एक रैंक पर हो, और उनकी जो समस्या है उस पर मौके पे ज़रूर कोई ना कोई पुलिसकर्मी 24 घंटे के अंदर पहुंच जाए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। FIR रजिस्ट्रेशन और सही विवेचनाओं का कराया जाए। नंबर 2, अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, कठोर कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। उनकी प्रॉपर्टी, जो उनका आर्थिक अपराधी ऐसे हैं जो संगठित अपराध करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण गैंगस्टर एक्ट के तहत, अन्य प्रावधानों के तहत। और जो घटनाएँ ऐसी हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जिसमें गिरफ्तारी कुछ लोगों की शेष है, जल्दी से जल्दी करके उन घटनाओं का खुलासा हो और सही खुलासा हो। और उसके साथ साथ जितने भी लोग वांछित हैं इस टाइम पे, उनके खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई करे, जितने इनामियाँ हैं उनकी गिरफ्तारी करे। इस पर हमारा बहुत फोकस रहेगा। क्राइम और अपराधियों पर, क्रिमिनल्स पर लगातार पुलिस, जनपद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम है और इस जनपद में काफ़ी लोग कोरोना से पीड़ित भी हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें संक्रमित हैं, तो अपने पुलिसकर्मियों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके मनोबल को बनाए रखना, अच्छे पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करना। और ऐसे पुलिसकर्मी जिनकी छवि अच्छी नहीं है समाज में या जिनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना, उनको वीड आउट करना। ये 3 अभी प्रायोरिटी एरियाज रहेंगे। और मैं इसमें उम्मीद करूंगा कि आप सभी का, प्लस जनपद प्रतापगढ़ के सभी जनता का मुझे सहयोग मिलेगा और हम लोग एक टीम की तरह काम करते हुए जनपद को एक बेहतर पुलिस व्यवस्था आगामी दिनों में देकर दिखाएं। सर, एक सवाल और है, जो थाने पे टॉप 10 की सूची लगी हुई है, उस टॉप 10 सूची में हैं जिनका नाम नहीं है। कई ऐसे अपराधी हैं जो कि उनको नंबर 2 पे होना चाहिए था, लेकिन नंबर 8 पे उनको रखा गया है। और दूसरी जो जिले की सूची होती है, वो सूची अभी तक पुलिस की तरफ से वायरल नहीं की गई है। टॉप 10 थाना स्तर पर और जनपद स्तर पर, ये शासन के निर्देशों में सर्वोच्च प्राथमिकता पर है पुलिस के लिए। आज मैं एक थाने पे गया था, वहाँ की टॉप 10 की मैंने सूची देखी और उसमें कुछ कमियां थी। मैंने थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है। ये ऐसी कार्रवाई है जिसको बहुत ही सोच समझ के पुलिस को करना चाहिए। और टॉप 10 का मतलब ये है, उसकी स्पिरिट ये है कि जो सबसे सक्रिय अपराधी हैं और सबसे दुस्साहस करने वाले अपराधी हैं, उनको टॉप 10 में रखा जाए। तो जनपद स्तर पर भी और थाना स्तर पर भी ऐसे ही अपराधियों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें ऐसे अपराधी जो हो सकता है 15 साल पहले एक्टिव रहे हों, आज की डेट में एक्टिव ना हो, या जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी हो, ऐसे अपराधियों को चिन्हित ना करते हुए सभी ऐसे अपराधी इसमें रखे जाएंगे। इसकी संख्या ज़रूरी नहीं है कि हमारी 10 ही रहे। टॉप 10 का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी थाना क्षेत्र में बहुत दुस्साहसिक अपराधी 15 हैं तो 15 भी रह सकते हैं। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि नंबर 1 और नंबर 15 हमारे लिए बराबर का दुस्साहसिक है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं कि नंबर 1 जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नंबर 2 कम महत्वपूर्ण है। चाहे वो नंबर 1 पे हो, चाहे नंबर 10 पे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई उतनी ही कठोर की जाएगी। और अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग जनपद स्तर पर भी और थाना स्तर पर भी सही टॉप 10 की सूची चिन्हित करके और मीडिया को रिलीज़ कर देंगे। सर, प्रतापगढ़ में पुलिस वालों पर भी हमले होते हैं, इससे कैसे निपटना चाहेंगे? इसका तो एक ही तरीका है कि जो पुलिस पे हमला करे उसको पुलिस अपनी भाषा में जवाब दे और कठोर कार्रवाई की जाए, मुकदमा कायदे से लिखा जाए, गिरफ्तारियां की जाए, NSA लगाया जाए, गैंगस्टर लगाया जाए, गुंडा एक्ट लगाया जाए। कानून पुलिस को इतनी ताकत देता है कि किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि पुलिस के ऊपर एक बार उस पर अगर कार्रवाई हो जाए तो पुलिस के ऊपर हाथ उठा सके। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी पुराने ऐसे मुकदमे होंगे मैं उनकी खुद समीक्षा करूँगा और पुलिस का मनोबल हम लोग किसी भी तरीके से गिरने नहीं देंगे। पुलिस का मनोबल बढ़ाने का ही काम किया। थैंक यू सर। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के औरैया जिला के थाना अजीतमल के अंतर्गत भट्टा रोड के पास हाईवे पर खड़े ट्रक में औरैया की तरफ से आ रहे ट्रक से टक्कर हुई है। उस ट्रक में लगभग 30 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 17 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। और इस मौके पर हमारे प्रतिनिधि अक्षय कुमार ने वहां पर देखा। अजीतमल थाना के CO कमलेश नारायण पांडे और थाना प्रभारी सुदीप मिश्रा और उप निरीक्षक नीरज शर्मा तथा दर्जनों पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। खड़े ट्रक की संख्या UP 53 CT 7661 और जो ट्रक औरैया की तरफ आ रहा था उसकी संख्या HR 56B 6850 है।
अब सवाल ये उठता है कि अभी 6 माह भी नहीं बीते और इसी क्षेत्र में एक भयंकर दुर्घटना हुई थी जिसमें डीसीएम ने ट्राला को टक्कर मारी थी और लगभग 30 मौतें हुई थी और उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा। आखिर क्यों? प्रश्न यह है कि ट्रक में सवारियां बैठकर कैसे जा रही थी? क्या ट्रक को सवारी बिठाने की अनुमति है? यदि नहीं तो इस किसके इशारे पर ट्रक में सवारी आती जाती है? प्रशासन क्यों मौन है? क्या अभी भी कोई बड़ी घटना का इंतजार है? देखिए अजित मल से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। देखते हैं एम्बुलेंस अर्जुन भैया हेलो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के बलिया जिले में बलिया बलिदान दिवस भारत की आजादी की लड़ाई का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गए। और पूर्व प्रत्याशी वरिष्ठ बीजेपी नेता विधानसभा बांसटी केतकी सिंह ने फास्ट न्यूज के संवाददाता से वार्ता की। क्या कुछ वार्ता की, आइए आपको सुनाते हैं बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट द्वारा। जी, मेरा नाम केतकी सिंह है और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आज का दिन बहुत 19 तारीख है, 19 अगस्त है। आज का दिन बहुत खास है। बलिया को देखा जाए तो बलिदान दिवस के रूप में माना जाता है। इसको किस तरह से संदेश देना चाहेंगे जनता वासियों के लिए? क्या संदेश होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? बलिया अपने आप में एक क्रांतिकारी जिला हमेशा से रहा है और जब भी इस देश में किसी तरह की मुसीबत आई है या इस देश में संघर्ष हुआ है तो उस संघर्ष में बलिया एक अहम भूमिका में हमेशा खड़ा रहता है। और यह मैं कह सकती हूँ कि हर बलियावासी के भीतर भारत के प्रति प्रेम लहू बनकर दौड़ रहा है और हमारे रहते कभी भी भारत का ना कभी कोई आँच आई थी और ना आ पाई। दूसरा सवाल, चूँकि देखा जाए तब उस समय की जिस दिन ये अब 1942 में जिस दिन क्रांतिकारियों को लोग लेकर अपना वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने जिले के लिए जो अपने जान निछावर दिए थे और आज़ाद हुआ था, अब बलिया मायने रखता है। तो उस दिन जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत लड़ाइयाँ हुई और आज में उस दिनों में कितना अंतर दिख रहा है, हमारे दर्शकों का बताएं। नहीं, जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी भारत देश में, भारतवासियों में, तो मुझे लगता है तब कोई जात पात और धर्म का कोई मोल नहीं था। उस समय एक ही सबका उद्देश्य था कि किसी तरह भारत को आज़ादी मिले, हम स्वतंत्र हों, हमारा अपना आन बान शान हो। परंतु आज यह देखकर अफसोस होता है कि हमारे शहीदों ने जिस सोच के साथ इस देश को आज़ाद कराया कि हम मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, हम एक साथ रहेंगे, कभी हमारे में ऊंच नीच धर्म की बातें नहीं आएंगी। आज ये देखकर परंतु अफसोस होता है कि हम जात पात में, धर्म में बंटकर और अपने देश के प्रति कोई अनहित ना कर देंगे, कभी सोचने में लगता है। चूँकि कोरोना महामारी के बीच हम लोग झेल रहे हैं, चूँकि इस समय आपकी पार्टी की सरकार चली केंद्र और राज्य में दोनों में, और देखा जाए तो सोशल डिस्टेंस का बार सरकार अपील कर रही है। इसको देखते हुए इसी में 2 दिन का लॉकडाउन भी लगाया गया है पानी के, लेकिन ये कारगर साबित नहीं दिख रहा है। उसको किस तरह से देखते हैं, क्या क्षेत्रवासियों से अपील होगा आपका? देखिए, सिर्फ मुझे तो ये लगता है कि जितना कोरोना महामारी जितने बड़े उसमें आई थी, जिस तरह से भारत लड़ा इस बीमारी से, और उस भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश जिसकी इतनी घनी आबादी है, हम जैसे मिलकर लड़े हैं और जिस तरह से हमने कोरोना को
सामना किया है, उसको हराया है। मुझे यह देखकर हर्ष होता है कि बड़े बड़े देश हमारे देश के आगे कहीं बहुत पीछे छूट गए थे। और परंतु यह है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए। और मेरी यही अपील रहेगी कि हम मिलकर इस बीमारी को जैसे लड़ते आए हैं वैसे लड़ें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। सर, पब्लिक तमाम सवाल पूछती है, हम हर गांव जगह जगह घूमते हैं। सरकार का ये पहल है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र और शहर एक हो जाए, लोग सुधर जाएँ, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। लेकिन ये देखा गया तो ग्रामीण स्तर पर कहीं धरातल पे काम नहीं दिख रहा है। बाजारों मार्केटों में जैसे सोमवार को खुलता है मार्केट, बाजारों में भीड़ लग जाती है, तो वहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं। विद्यालय प्रबंधकों से मुलाकात करने को लोग ये कहते हैं कि सरकार हम लोग विद्यालय बंद करवा दी। अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि बच्चों नहीं आ रहे विद्यालय का, ये सोशल डिस्टेंस बाजारों में नहीं है, हम लोग अपने करते, लेकिन वो लोग भी त्रस्त हैं। बार बार सरकार से कह रहे हैं कि हमारे शिक्षकों को वेतन सरकार तो निर्धारित करना, तो हम लोग शिक्षकों को तनख्वाह से कहाँ देंगे। इन सवालों को देखते हुए बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, निर्णय तो हमें लेना पड़ेगा कि शिक्षा आप किस भाव से शिक्षा दे रहे हैं। क्या आप शिक्षा को आप सेवा भाव से दे रहे हैं कि शिक्षा को आप व्यवसाय से दे रहे हैं? अगर आप सेवा भाव से दे रहे हैं तो सेवा भाव में मोल कैसा, और अगर आप व्यवसाय में दे रहे हैं तो व्यवसाय में तो घाटा होता है जी। और अगर जीवित हैं हम और आप और बच्चे अगर सुरक्षित हैं तभी तो उनका आगे भविष्य बनेगा। आज अगर माँ बाप, मैं भी माँ हूँ, दो बच्चियों की माँ हूँ, मैं तो अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी स्कूल इस हालत में। तो अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाए तो उसकी जवाबदेही क्या स्कूल प्रशासन लेगा? सर, प्रबंधक लोग यही बार बार सवाल टिप्पणी कर रहे हैं कि क्या बच्चे नहीं आएंगे पढ़ने के लिए तो क्या उससे कोरोना हट जाएगा? जो मार्केटों में भीड़ लग रही है, सब सब्जियों में वो भी तो भीड़ लग रही है। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करिए, हमारे टीचरों को तनख्वाह मुहैया करे, ताकि हम लोग घर ही हम लोग तनख्वाह कहाँ देंगे जो फीस माफ करने के लिए। मैंने तो ये कहा ना आपसे कि यह तो निर्णय लेना पड़ेगा। जो स्कूल के प्रबंधक हैं, जो निजी स्कूल वाले लोग हैं, उनको यह सोचना होगा कि वो शिक्षा किस भाव से दे रहे हैं। अगर सेवा भाव से दे रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं, और अगर व्यवसाय भाव से दे रहे हैं तो व्यवसाय में तो फायदा नुकसान होता है। इतने वर्षों तक फायदा अगर आपको हुआ, कम करके टीचर्स को दे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र के दौलतपुर गांव में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती गुरुवार को दौलतपुर गांव में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के बदलापुर विधानसभा प्रभारी इंद्रमणि दुबे ने कहा कि दूरसंचार एवं कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में वे हमेशा युवाओं के बीच बने रहेंगे। महिलाओं को आरक्षण और युवाओं को 18 साल में मतदान करने का अधिकार देना उनकी दूरदर्शी सोच थी। उनको याद करना तथा बताए गए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य जया दुबे, पंकज शर्मा, नीलेश पांडे, बाबू राम यादव सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यनेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देखिए खुटहन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है? विगत 20 वर्षों से हम लोग इनकी पुण्यतिथि यहाँ पे मना रहे हैं। 15 साल पहले इनकी प्रतिमा की यहाँ स्थापना हुई है। संचार क्रांति के जनक के रूप में, कंप्यूटर क्रांति के जनक रूप में पूरी दुनिया में इन्होंने एक अद्भुत काम किया। जब तक युवाओं के हाथ में मोबाइल और कंप्यूटर रहेगा तब तक ये हमेशा उनके दिल और दिमाग में रहेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में इन्होंने महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से 50% का आरक्षण दिया। युवाओं को 18 वर्ष के आयु में राजनीति करने का अधिकार मतदान का इन्होंने दिया। ये इनके द्वारा किए गए ऐसे अविस्मरणीय कार्य हैं जो हमेशा लोगों के जहन में जीवित रहेंगे। राजीव गांधी हमेशा लोगों के दिल और दिमाग में रहेंगे। ओके सर, इनका से नंबर और रखना। तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।